सभी को नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है काफ़ी दिनों से ये प्रोसेस चल रही है और इस वेबिनार का जो आयोजन है वो वन मार्क सॉल्यूशन जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। बहुत दिनों से कोविड के कारण सभी जो है जो और स्कूल ना जा पाने की वजह से कई बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ में, हमारे आस-पास जो कहीं न कहीं अवसाद का शिकार हो रहे हैं, कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखें, समझें और बच्चों को इस तरीके से डील करें कि वो बच्चे अवसाद में ना जाने पाएँ, बच्चे डिप्रेशन में ना जाने पाएँ। ये उद्देश्य लेकर के वन मार्क सॉल्यूशन के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे साथ जो रिनोन्ड काउंसलर हैं मैडम आज मेंटल वेलनेस टेक्निक्स के बारे में बताएँगी कि किस प्रकार से जो है बच्चों के साथ में हम बच्चों की डीलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके मेंटल लेवल को एस्टैब्लिश रख सकते हैं, कैसे उनके मेंटल लेवल को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता दूँ। हमारे जो भी ग्रुप्स हैं, जो बच्चे हमारे पास उन बच्चों के साथ में हमको रहना है। बच्चे हमारे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बच्चों की उस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे आस-पास के बच्चों के साथ ऐसी कोई भी घटना ना घटे। हमारे आस-पास के बच्चों के साथ ऐसी कोई स्थितियाँ ना बने जिससे कि वो बच्चे डिप्रेशन में जाएँ। आज की हमारी जो अ, स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा आपसे उनका परिचय करा दूँ। मैडम लीना विज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैडम लीना विज एक बहुत ही रिनोन्ड जो है वो काउंसलर हैं। अ, मैडम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक्सप्लोर कैनवास का एस्टैब्लिशमेंट की फाउंडर डायरेक्टर हैं मैडम और साथ में येल यूनिवर्सिटी से मैडम ने पैरेंटल कोचिंग में सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है। मैडम ने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया हुआ है, जो कि एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ग्लोबल सर्टिफाइड काउंसलर है मैडम यूसीएलए एक्सटेंशन प्रोग्राम से। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मेंटल वेलनेस टेक्निक पर जिस पर हम बात करने वाले हैं, मैडम पॉजिटिव साइकियाट्री एंड मेंटल वेलनेस सर्टिफिकेशन कोर्स इन्होंने किया है सिडनी से। ये मैडम के कुछ अचीवमेंट्स हैं और इसके साथ-साथ में मैडम एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैडम ने इन सब के साथ-साथ जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि मैडम ने लगभग 26 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया है और जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है जो हमारा, उसकी मास्टर ट्रेनर बहुत लंबे समय तक रही हैं। मैं मैडम आपका आज के इस कार्यक्रम में सभी व्यूअर्स की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सभी व्यूअर्स जो इस वेबिनार है इसको ध्यानपूर्वक सुने। अंत में आपके साथ में ग्रुप्स में भी, यहाँ पर भी लाइव चैट में भी फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया जाएगा और जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि जो टारगेट है इस वेबिनार का वो लर्निंग है कि किस तरीके से लर्निंग को एनहांस किया जाए, कैसे सभी तक उस बात को पहुंचाया जाए जिस बात की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। मैडम प्लीज अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू। नमस्कार सभी व्यूअर्स को और सभी जो मेरे को सुन रहे हैं। और मुझे एक बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं एक अवेयरनेस वेबिनार के साथ आपके समक्ष हूँ और ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है, जैसे डॉक्टर अरशद जी ने कहा। और कि मेंटल अवेयरनेस, मेंटल वेलनेस आज के दौर में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। और मैं एक थोड़ा-सा करेक्शन करती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में रही हूँ और मैं एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम की मास्टर ट्रेनर रही हूँ एनसीईआरटी के थ्रू। तो बच्चों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा सामंजस्य रहता है उनको अंडरस्टैंडिंग देने का। लेकिन बच्चों के साथ-साथ आज की जो कंडीशन है उसमें बहुत लोग, बड़े लोग भी, हम एडल्ट्स भी इस कंडीशन में हैं कि हमें मेंटल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना समय गवाए मैं आपके साथ जुड़ूं थ्रू माय प्रेजेंटेशन। ओके।
हो मैं सभी मेरे प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं, तो देन आई शुड स्टार्ट। माय टॉपिक इज टुडे जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द मेंटल वेलनेस एंड एज पर मेंटल वेलनेस यू ऑल नो दैट हम बहुत अच्छे से बात करते हैं कि आई एम वेरी मेंटली फिट एंड मेंटली वेल, बट मेंटल वेलनेस को एक्चुअल में समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि मैंने इसमें लिखा है कि हेल्दी साइकोलॉजिकल स्टेट with good judgment. What is it? Healthy person is psychology. That person जो mental well है, उसकी psychology जो है psychological balance होगा with positive and negative emotions. और उसको बैलेंस बनाना आता होगा दोनों इमोशंस के साथ, और इसके साथ साथ उसका जजमेंट खुद के लिए और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव होगा. So this kind of thing is, we can say that is the mental wellness, and we will know more up through different slides ki what is mental wellness, how it is defined. Now, mental wellness means, exact meaning of the mental wellness is the feeling good and functioning well. What is feeling good? Feeling good, we can say that जैसे कि हम जानते हैं कि mankind is suffering through the virus COVID-19, एंड हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ बदल रहा है इस दुनिया में, हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, इसके साथ साथ हम जिस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, और सब कुछ बदलने के साथ साथ सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, एक एम्बिगुअस सिचुएशन है चारों तरफ, जिसके कारण सब कुछ थोड़े से परेशान भी हैं, और हमने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी है, इसलिए हमारे पास एक एम्बिगुअस टाइप की कंडीशन है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर, कुछ समय के बाद क्या होगा, कैसे लाइफ फिर से नॉर्मल होगी. तो ये सारी कंडीशंस हैं, और इसको समझने के लिए मेंटल वेलनेस का मतलब फीलिंग गुड. फीलिंग गुड एक फीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं तो आई एम मेंटल वेल. नो, मेंटल वेलनेस का मतलब यू हैव अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन ऑन योर इमोशंस. इमोशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ में दोनों ही आते हैं, तो दोनों को समझ के हम उस पर बैलेंस बना सकते हैं, और ये एक तरह की हम कह सकते हैं बिल्डिंग स्ट्रेंथ. इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग कि हम पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस को बैलेंस करते हुए लाइफ में कैसे सेटिस्फेक्शन ला सकते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की वो कैसे कंट्रोल में है, सब कुछ मिला के दैट इज कॉल्ड द इमोशनल वेलबींग. इमोशनल वेलबींग अगर होगी देन वी विल फील गुड, एंड दैट इज द फर्स्ट कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटल वेलनेस. नाउ फंक्शनिंग वेल, तो आप समझ सकते हैं कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी, economic productivity, social productivity means it's a kind of we can say that the building strength we have created. Now the functioning well means fixing the problems of the life. When we connect with the society then so many problems arises, बहुत सारे problems आएंगी, उसके साथ हमें fix करना आना चाहिए. That is much required. हम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, हम कैसे कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर कर सकते हैं, या हम कितने प्रोडक्टिव हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली. That is the requirement. If we can do all these things we can say that it's a kind of mental wellness. Now, एक अपर मोस्ट कंडीशन है दैट इज द मेंटल साउंडनेस. हाउ मेंटल साउंडनेस विल क्रिएटेड? if we have the balance, we have the interaction of mind, body and environment. जो भी हमारी मेंटल स्टेट है उसका एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और जब हमारी मेंटल स्टेट, माइंड हमारा बैलेंस, माइंड में अगर बैलेंस नहीं रहता है तो इट रिफ्लेक्ट ऑन अवर बॉडी टू. तो मेंटल वेलबींग, बॉडी फिजिकल वेलबींग एंड द एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, अगर हम इसको समझें तो दैट इज अ काइंड ऑफ कोग्निटिव कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, और इसी को हम मेंटल साउंडनेस समझ सकते हैं. और नाउ नेक्स्ट, जैसे कि WHO का भी एक डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. आई कैन से दैट मेंटल वेलनेस को डिफाइन करने के लिए इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच अ पर्सन इज एबल टू कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस. As I told that functioning well means you need to have some coping strategies to deal with the society and to give some product, to give some economically and socially productivity build करने के लिए.
तो हम कहते हैं लाइफ को फिक्स करना। तो नॉर्मल स्ट्रेस को रेगुलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी कैन मैनेज द स्ट्रेस, देन इट्स अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटल वेलनेस। एंड इफ अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं तो वी विल वर्क प्रोडक्टिवली। एंड इसके साथ साथ हमें अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। वी शुड नो अबाउट दैट, and then we can contribute to the society in a way. Now, before going to the mental problems, I should explain you that what are the conditions of a normal person. जो normal healthy person है उसकी कौन सी qualities होती हैं, जैसे कि normal traits क्या होते हैं, characteristics क्या होती हैं. The most important thing is that person has reality orientation, means वो अपने reality के साथ, environment के साथ connected है, किसी तरह की फैंटेसी में नहीं जी रहा है, वो रियलिटी में है, डाउन टू द ग्राउंड है, उसके पैर जमीन पे हैं और वो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके साथ डील कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। इसके साथ साथ दैट पर्सन शुड हैव अ सेल्फ अवेयरनेस, ही और शी शुड नो व्हाट आर द क्वालिटीज, वो क्या है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि उसकी कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं उसके अंदर, कौन से टैलेंट्स हैं। दैट पर्सन शुड नो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। Now, the third thing is the self-esteem and self-confidence. Most of the people get confused what is self-esteem and what is self-confidence. Self-esteem means how a person looks. It's a kind of internal thing. हम अपने बारे में कैसी इमेज रखते हैं, हम अपने आप को कैसे समझते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम किस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एक्सटर्नल थिंग। अगर हम हमारे अंदर सेल्फ एक्सटीम है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो बाहर इंटरनल वर्ल्ड में आउटर वर्ल्ड में दिखेगा, दैट इज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ वी हैव सेल्फ एस्टीम, वी विल डील एवरीथिंग विद कॉन्फिडेंस। एंड इवन वो हमारी एक वॉक में, हमारे चलने में, हमारे ड्रेसिंग में और हमारे बातचीत करने के तरीके में भी दिखेगा। तो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड अगर नॉर्मल ट्रेट रहना है हमें अंदर, हमारे अंदर है तो। और हमें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होना है, हमें थोड़ा सा रैशनल सोचना है। और हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल ओवर बिहेवियर जरूर है, ये नहीं कि किसी ने अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ इंड्यूस किया, कोई ट्रिगर किया और हम एकदम से अपनी इम्पल्सिविटी पे आ गए और हम एकदम इरिटेबल हो गए या हम रिएक्शन देने लगे, दैट शुड बी इन द कंट्रोल। अब बिहेवियर को कंट्रोल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Now, we should have the ability to build a very good relationship with the other members of the society. वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पीयर ग्रुप भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। सभी के साथ ये हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने की क्वालिटी रखते हैं। और अगर हम में सब ये क्वालिटीज होंगी तो हमारा जो एक लाइफ का गोल होगा, दैट शुड बी प्रॉपर। हमें एक गोल डिसाइड करना है अपने लाइफ का, उस गोल के लिए हमें बहुत सारा एफर्ट्स करना है उसको अचीव करने के लिए। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा गोल ऐसा हो जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हो। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स आज की डेट में, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके स्टडीज किया, लेकिन आज वो हमारी सोसाइटी के लिए एक, हमारे लिए कहा जाए कि हम उनको कहते हैं, गॉड की जगह पे रखते हैं। अगर वो आज इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स बने हैं, तभी वो कोविड के साथ काउंटर कर रहे हैं और पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो मतलब जो भी आपका गोल है, दैट शुड बी प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी टू। आप ही के लिए नहीं है वो, लेकिन अगर आप सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं, देन यू हैव अ नॉर्म, यू हैव ऑल दीज नॉर्मल ट्रेड्स। नाउ, एज आई टोल्ड दैट कि बॉडी एंड फिजिकल बॉडी एंड माइंड, दे उनको हम समझ सकते हैं कि वो दोनों एक सिक्के के दोनों तरफ की साइड्स हैं, बोथ साइड ऑफ द वन कॉइन। क्योंकि अगर बॉडी इफेक्ट होगी तो हमारा माइंड भी इफेक्ट होगा, माइंड इफेक्ट होगा तो बॉडी भी इफेक्ट होगी। लेकिन हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने माइंड पे इतना कंट्रोल, माइंड के थ्रू हम अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकें, ना कि बॉडी हमें रेगुलेट करे। क्योंकि जब बॉडी हमें रेगुलेट करेगी तो बॉडी हमेशा क्या चाहती है, एक कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन के अंदर
कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना है, कैसे? जब हमारा माइंड हमारी बॉडी पे कंट्रोल करेगा और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज़ मच रिक्वायर्ड। लेकिन जो ऐसा आज का माहौल है, जैसा आज का स्ट्रक्चर है, आजकल स्ट्रेस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड एवरीबॉडी इज़ सेइंग दैट आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। बट आज मैं सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये तीनों को पहले समझने की जरूरत है कि ये तीनों का डिफरेंस क्या है। और हम अक्सर बोल देते हैं मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट इज डिप्रेशन। तो स्ट्रेस को आई कैन डिफाइन इन दिस वे कि समवन ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सिचुएशन सोलो, हम खुद ही उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और नॉर्मल लाइफ में एवरीबॉडी स्ट्रेस नाउ डेज। नाउ स्ट्रेस को एक्चुअली समझने की जरूरत है, ये एक तरह का डेली रिस्पॉन्स, डेली टास्क का एक तरह का हमारा रिस्पॉन्स है, दैट इज रिस्पॉन्स टू द डेली प्रेशर। हम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर हमारा उसी समय कोई हमारे गेस्ट घर में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि आज मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा। या फिर आपके गेस्ट आने वाले हैं अचानक, मान लीजिए कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, हम खाना बना रही हैं लेडीज, तो सिलेंडर खत्म हो गया तो हम क्या कहेंगे, हमें स्ट्रेस होगा कि खाना कैसे बनेगा। लेकिन ये एक नॉर्मल नॉर्मल टाइप का रिस्पॉन्स है जिसको हम कह सकते हैं और हम इसको काउंटर कर सकते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रेसर खत्म होगा वो स्ट्रेस भी कम खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस, हमारे बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस होगा, हमें इंटरव्यू का स्ट्रेस है, हमें कहीं जाके परफॉर्म करना है उससे पहले का स्ट्रेस है, हमें किसी से मीटिंग करनी है तो क्लाइंट से मिलने से पहले का स्ट्रेस, और स्टेज शो पे जाना है तो स्टेज पे चढ़ने से पहले का स्ट्रेस। ये सभी तरह के जो स्ट्रेस हैं, लेकिन ये एक बॉडी का एक तरीका है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी हमें दे रही है कि देयर इज समथिंग टू हैपन, समथिंग विल हैव, यू नीड टू डू समथिंग। तो इससे लेकिन स्ट्रेस हमारे लिए एक बहुत हेल्दी इमोशन भी है, क्योंकि हम इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे हमारी एबिलिटीज बढ़ती हैं, हम और ज्यादा कोग्निटिव होते हैं, हम और ज्यादा उस पर फोकस होते हैं कि दैट वी हैव टू डू दैट। हमारे कल एग्जाम्स हैं, हमें उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। अगर एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ाई के लिए भी इतना वरीड नहीं हो। तो थोड़ा स्ट्रेस इज वेरी गुड फॉर द लाइफ। बट इफ इस स्ट्रेस से हमें रिएक्शन शुरू हो जाए अगर बॉडी में, यानी कि हमें कुछ पैनिक महसूस होने लगे, हमें कुछ जैसे फियर सा होने लगे, एक फियर एनकाउंटर सा हो जाए, तो यहाँ पे इसको हम एंजाइटी का रूप कहते हैं। स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी का फॉर्म ले रहा है क्योंकि हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। और ये सारी कंडीशंस जो हैं दैट आई डिफाइंड हियर, दीज आर द वार्निंग कंडीशंस ऑफ द स्ट्रेस, दैट कैसे ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है। यू कैन सी हियर कोग्निटिव में इट स्टार्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू द मेमोरी। हम भूलने लगते हैं, कभी कभी हम पता चला कि एग्जाम्स में जा रहे हैं और हमें बहुत स्ट्रेस है, हम अपना पेंसिल बॉक्स ही भूल गए, हम अपना आई कार्ड भूल गए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन द लाइफ। और हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में लिखने के टाइम पे, हमारा जजमेंट पुअर होने लगा है, हम दूसरों को ब्लेम करने लगे हैं, हमारे कुछ एंशियस थॉट्स आने लगे हैं कि भाई मैं तो आज एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी। एक कांस्टेंट वरी की कंडीशन में वी आर, एंड दिस इज द वार्निंग साइन थ्रू द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, जैसे दर्द होने लगेगा कहीं पे, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया, चेस्ट पेन, कुछ एक्सिडिटी बनने लगती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं उनके अंदर एक कुछ सेक्स ड्राइव भी कम होने लगता है। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, बार-बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार-बार फ्लू हो रहा है, बार-बार हमें जुकाम हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है। अब इमोशनल कंडीशंस में क्या होगा, एक तरह का एजिटेशन, एक तरह का रिपल्सिवनेस, एक तरह का एजाइल सी कंडीशन होने लगती है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और डिप्रेशन एक इसमें नॉट अ, इट इज नॉट डिफाइंड एज अ डिप्रेशन, it's a kind of unhappiness condition for temporary phase, and sometimes we become very overwhelmed, and behavior changes में हमारे क्या होता है, स्लीप इफेक्ट होने लगेगी, हमें भूख नहीं लगेगी या हमें ज्यादा खाने का मन करेगा। और हम अपनी कंडीशंस को, हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हम निग्लेक्ट करने लगेंगे,
कभी कुछ लोग जो हैं कुछ सब्सटेंस की तरफ भी जाते हैं, अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग्स भी लेने लगते हैं बच्चे, और खासकर टीनेजर्स में ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ नेल बाइटिंग की हैबिट्स भी लोगों में होती हैं, कुछ अपने नाखून ही चबाने लगते हैं, या फिर कुछ इरिटेशन टाइप की कंडीशन आ जाती है। तो एंजाइटी को समझने के लिए सबसे पहले ये भी समझना है कि हमारी बॉडी जो है वो एक शॉर्ट टर्म एक्यूट थ्रेट्स के लिए बन होती है। जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम है, दैट वर्क्स ऑन द शॉर्ट टर्म एक्यूट थ्रेट्स। और जो कंडीशन प्रोलॉन्ग होती है उसके लिए बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम किसी कंडीशन के साथ पूरे टाइम रह सकते हैं। अगर हमें कोई थ्रेट है, हमें कोई डेंजर है, उसके साथ हम थोड़े समय के लिए तो उसके लिए बॉडी काउंटर करेगी, लेकिन उसके बाद वो उसके रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। और एंजाइटी जो है इसका स्पेक्ट्रम नॉर्मल से लेके एबनॉर्मल तक जाता है। हाउ इट बिकम्स एबनॉर्मल आई विल एक्सप्लेन यू। और लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो ये हमें तैयार करती है किसी कंडीशन के लिए, किसी थ्रेट के लिए, हमें बचाने के लिए प्रोटेक्टिव टाइप का मैकेनिज्म है बॉडी का। तब एंजाइटी का जो स्पेक्ट्रम है जो नॉर्मल से एबनॉर्मल जा रहा है, इसमें दो कंडीशंस आती हैं, दैट इज द पैनिक कंडीशन एंड दैट इज द फोबिया कंडीशन। पैनिक कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये थोड़े समय के लिए है, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक के लिए है। और ये एक तरह का एंटीसिपेटरी एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमें प्रिपरेशन किया जा रहा है किसी मुसीबत पे आने से पहले हमारी तैयारी। इट्स अ काइंड ऑफ पैनिक। उससे पहले हमें एक पैनिक क्रिएट होता है। और एक कंडीशन होती है फोबिया। फोबिया का मतलब है कि हमारा ये एसोसिएशन है विद स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंदर कमरे में बंद, अगर लिफ्ट में बंद होते हैं तो वहां पे उसको एक पैनिक सा फोबिया सा डेवलप होता है। किसी को कभी हाइट से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डार्कनेस से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ लाइफ की ट्रॉमेटिक कंडीशंस होती हैं कि जैसे वो कंडीशन फिर दोबारा से अगर सामने आने की आती है तो दैट बिकम्स द फोबिया, और वो फोबिया के फॉर्म में दिखता है। इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ओसीडी। ओसीडी है हमारा एक तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं। कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमें लगता है कि कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स हमें आ रहे हैं और हमें वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ बुरे थॉट्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स, और कुछ ऐसी कंडीशन, और वो धीरे धीरे हमारे लिए कंपल्शन बनते जा रहे हैं। ये कंडीशन जो है ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कंपल्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या है, जैसे कि कुछ लोगों को किसी काम को करने से पहले लगता है कि मुझे ये काम, एक डर सा फीलिंग आती है उसके अंदर कि जैसे उसको लगता है कि मैंने अपने पे विश्वास नहीं होता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। जैसे चेकिंग करते रहना, बार बार काउंटिंग करते रहना उस बात को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर मतलब अपने पे विश्वास नहीं होता है कि मैंने इसको काउंट कर लिया है। वो उसको जैसे मनी कॉइन्स को काउंट करना, तो लोग बार बार उसको काउंट करेंगे। इवन लॉक्स घर में चेक करते रहते हैं कि मैंने चेक किया था अभी कि नहीं किया था, अरे मैं भूल तो नहीं गया हूँ या भूल तो नहीं गई हूँ। तो बार बार रिपीटेडली वो व्यक्ति वहां जा जाके उसको चेक करेगा। किसी को जर्म से होता है कि मेरे हाथ में जर्म्स है, तो वो बार बार हाथ धोने की कंडीशन में आते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है इसको हम ओसीडी में रखते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, और इसको डील करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से कुछ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें कंप्लीट याददाश्त चली जाती है, आदमी पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन अब इस कंडीशन से हम आगे बढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स भी हैं कुछ, जैसे चेस्ट पेन, टाइटनेस, रेसिंग हार्ट, बहुत ज्यादा पसीना आना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, डिजीनेस, पेन्स बॉडी में, एक तरह से नीडल्स की, ऐसे लगेगा कि नीडल्स मुझे चुभ रही हैं। एक मसल्स टेंशन, कहीं कहीं पे अचानक जो है मसल्स पुल हो रही हैं, बार बार मसल्स में टेंशन आ रहा है, कुछ नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग, किसी किसी को डायरिया, और किसी किसी को बार बार यूरिन के लिए जाने की इच्छा होने लगती है, और कुछ अपना बॉडी का फेस भी पेल होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी पे हम इनको रिलेट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक थिंग, क्रॉनिक अनट्रीटेड स्ट्रेस।
इसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यू आर एंटर्ड इनटू द साइकिल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। ये डिप्रेशन की कंडीशन है। और नॉर्मली लोग इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ये एक तरह का लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक अनट्रीटेड स्ट्रेस है। और इसमें एक कंडीशन आती है जिसमें व्यक्ति को होपलेसनेस की फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी वर्थ नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और कुछ भी होप नहीं बची है मेरी लाइफ में। और एक कंप्लीट सैडनेस की फीलिंग, हमेशा उदास रहना, कभी भी कुछ अच्छा भी होगा आसपास तो भी उसके लिए खुश नहीं होना, एकदम सैड की तरह से रहना। कुछ मॉर्निंग में उठे हैं तो उसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि आज तो दिन बेकार है, बेकार का दिन है, अच्छा नहीं है। इतना अच्छा सनराइज है, बर्ड्स, इतना अच्छा आवाजें आ रही हैं, आजकल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम। सुबह के टाइम में, मॉर्निंग का टाइम तो बहुत ही सुंदर रहता है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, बहुत चीजें अच्छी हैं। तो हम नेचर को देखने की और एडमायर करने की बजाय उससे तब भी उसको सैडनेस लग रही है। एक बहुत ही लो एनर्जी की कंडीशन, हमेशा उसको लगेगा कि मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ, मुझमें ताकत ही नहीं है खड़े होने की। और हमेशा हर समय एक बिल्कुल टोज पे रहना, गुस्से में भरे रहना हर समय। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि वी आर इन द सर्कल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। और ये सब चीजें लॉन्ग टर्म पे आने के बाद हमें साइकोसोमेटिक थिंग्स, यानी कि हमारी बॉडी उस पर रिएक्शन देना शुरू करती है। हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, अस्थमा, इवन हमारा कहते हैं कि आर्थराइटिस, ये सभी चीजें जो है वो साइकोसोमेटिक में भी हम इनको मानते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने के बाद ये सारी कंडीशंस फिजिकली हमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो इफ वी काउंटर अवर माइंड, तो हम ये फिजिकल सिम्टम्स को भी कम कर सकते हैं। तो दैट इज मच रिक्वायर्ड थिंग। तो इसमें ट्रबल कंसंट्रेशन तो आ ही रहा है, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट, हमेशा बुरा ही सोचते रहते हैं, और एक इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस हर समय, और लो एस्टीम, अपने बारे में सेल्फ की इमेज बहुत ही लो, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आई कैंट डू एनीथिंग। और लेकिन इसके साथ साथ ओवर सेंसिटिव, आप अपने लिए नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आके आपको एक नेगेटिव रिमार्क दिया किसी बात के लिए, यू बिकम वेरी ओवर सेंसिटिव एंड यू स्टार्ट रिएक्टिंग। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ओवर सेंसिटिविटी दूसरे की बात से, और अपने लिए हमेशा नेगेटिव स्कीमा में रहना, तो दिस काइंड ऑफ साइंस आर द डिप्रेशन साइंस। और इसमें जो फिजिकल, जैसे मैंने बताया, इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी इसी के अंदर आ जाती है, और डायबिटीज है, किडनी में प्रॉब्लम, और अर्थराइटिस, बहुत सारे ऐसे फिजिकल डिजीज की तरफ प्रोन हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं। और इसमें डिप्रेशन होता क्यों है, पहले तो ये, इससे पहले तो हमें ये समझना है कि ये वेब ऑफ इमोशंस है। स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, अगर वो अनट्रीटेड रहेगी, दैट विल बिकम द डिप्रेशन। तो ये लिंक्ड चेन है, इसको हमें कंट्रोल करना है। ये एक तरह का साइकिल है, वी कैन कंट्रोल दिस। जैसे कि वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, द स्ट्रेस इज देयर, पेन हो रहा है, हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, फैमिली के लिए केयरिंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं। और सेक्सुअल चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर, इनसे हमें एक फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ, दैट बिकम्स, वी एंटर द लूप ऑफ द एंजाइटी, देन पैनिक एंड वरी एंड फोबियाज डेवलप हुए, और फिर उसके बाद ऑब्सेसिव थॉट्स आने लगे, देन द कंडीशन इज द होपलेसनेस, अब हम डिप्रेशन के साइकिल में आ गए हैं। और यहाँ पे एपैथी हो गया है, सिंपैथी नहीं, नॉट एम्पैथी, एपैथी, दूसरे के लिए भी नेगेटिव थिंग्स रखना, को अंडरस्टैंड नहीं करना। और प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज को हम डिले करना शुरू कर देते हैं, हर चीज को अवॉइड करते हैं, इवन सोशल कॉन्टेक्ट को भी बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें सोशल डिस्कनेक्ट होता है डिप्रेशन में। और हर समय थका रहना, और हमारे एपिटाइट में चेंज होता है, डिफिकल्टी इन सो, किसी को बहुत नींद आती है और किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो ये दोनों कंडीशंस इसमें आती हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है, जो हम कह सकते हैं कि हम इस लूप के अंदर अगर आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारा मेंटल डिसऑर्डर एरिया स्टार्ट होता है। नाउ, ये होता क्यों है, इसको हम जरूर समझ लें। क्योंकि अगर कोई कंडीशन ऐसी आई, जैसे अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो हमें एक तरह से एक थ्रेट मिला है कि कोविड वायरस है जो हमें वेरा, वेरी, इट्स अ काइंड ऑफ पेंडेमिक।
तो हमें थ्रेट मिला है। जब हमारी बॉडी को कोई थ्रेट मिलता है तो हमारा जो ये एमिगडाला पोर्शन है दैट बिकम्स द इसकी स्पाइडर सेंस होती है, ये सबसे पहले डेंजर को रिकॉग्नाइज करता है। और इसके साथ ही हिप्पोकैम्पस है जो इसको मेमोरीज देता है कि पहले भी ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। ऐसी कंडीशन है, आई एम मतलब एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी जनरल वे जिससे सभी समझ सकें। ये हमारा एक ऑन एंड ऑफ बटन है, दैट इज द एमिगडाला। और एमिगडाला जो है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और इसमें हमारा जैसे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, ब्रेन आता है। और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमें आउटसाइड से लिंक करता है, हमारी बॉडी की कनेक्टिविटी आउटसाइड वर्ल्ड से। जब मैंने कहा कि माइंड, बॉडी एंड एनवायरनमेंट, इसका जो लिंक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और इसमें भी हमें समझने की जरूरत ये है कि हमारा एक ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो नीचे मैंने इसमें डिनोट किया है। ये हमारी बॉडी जब काम एंड क्वाइट एंड रिलैक्स होती है, नॉर्मल पेस में होती है, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी कंजर्व करता है। कैसे? हमारे बॉडी का सब सिस्टम ठीक चल रहे हैं, हमारी किडनी ठीक से काम कर रही है, हार्ट इज डूइंग प्रॉपर पंपिंग ऑफ द ब्लड, और ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। और पूरा फोकस हमारी बॉडी का है हमारे स्टमक पे और हमारे गॉल ब्लैडर पे, मतलब डाइजेशन वर्क इज गोइंग ऑन एंड बॉडी इज इन द रिलैक्स कंडीशन। दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सडनली अ थ्रेट, एग्डुला ने सूचना दिया कि सम थ्रेट आ गया है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो काम था दैट स्टॉप्स एंड सिंपैथेटिक सिस्टम पूरा बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है। और ये ऑन बटन है, इसको कहेंगे एमिगडाला, इसको ऑन कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जिसमें कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड डेवलप एक्टिव हो जाता है। ये फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या है, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। ये हमें एक तरह से थ्रेट की कंडीशन पे बॉडी को जागरूक करता है, और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उसके लिए लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए, इन दोनों कंडीशन के लिए बॉडी को तैयार करता है। हमारा डाइजेशन, हमारा गॉल ब्लैडर स्टॉप, उनकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन। हमारा हार्ट ने पंप करना शुरू किया ज्यादा ब्लड, और ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगी थ्रू लंग्स। और वो सारी एनर्जी हमारी मसल्स को देने के लिए तैयार है बॉडी, क्योंकि हमें एक्शन करना है, एक्शन मोड में आना है। इससे सुपर ह्यूमन एक्शन फॉर्म में हमें खड़े होना है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भी बनने लगे हैं, नॉरपाइनेफ्राइन, एपिफ्राइन, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं और हमें बाकी की चीजों से अलग कर रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हमें बॉडी को एक मैसेज आ गया कि अब हमला होने वाला है, अब हमला हो गया है, तो अभी बाकी के काम को स्टॉप करो, वहां पे ऑफ बटन एंड सिंपैथेटिक सिस्टम का बटन ऑन। तो दिस इज द फाइट एंड फ्लाइट मोड। एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, या तो भागो या लड़ो। और कोविड की कंडीशन ऐसी है कि हम लड़ेंगे लेकिन भाग नहीं सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं पे भी जाएं हर जगह कोविड मिलेगा हमें, तो हमें इसके लिए फाइट ही करना है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, तो हमें ये बहुत अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी को रिलैक्स मोड में फिर से कैसे लेके जाएं। अगर हम बॉडी को रिलैक्स मोड में नहीं लेके जाएंगे तो हमारी बॉडी हमेशा के लिए कंटिन्यूअस वे में, दैट इज ऑन द फाइट एंड फ्लाइट मोड। और ये फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन को बढ़ाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द कोविड। कोविड आ गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, यहाँ पे आज कंट्रोल हो गया, यहाँ पे आज रॉड्स लग गई हैं, जो भी कंडीशन आ रही है वो हम सभी कुछ सुनते रहते हैं। और हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और लॉन्ग टाइम तक जगह के लिए एक्टिवेटेड रहता है, स्टिमुलेटेड रहता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस की कंडीशंस वर्सन होने शुरू हो जाती है। इसलिए सोसाइटी में आजकल आज की कंडीशन में सभी लोग बहुत एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें बॉडी को फिर से रिलैक्स मोड में कैसे लेके जाना है, उसके लिए वी नीड टू कंट्रोल द माइंड। एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द माइंड? थ्रू दीज मीन्स। सबसे पहले
प्रैक्टिस द रिलैक्स स्टेट एंड डायरेक्टली अपोज द एंजाइटी। एंजाइटी को खत्म करने के लिए उसके ऑपोजिट वे में हमें एक रिलैक्स कंडीशन डेवलप करनी है। रिलैक्स कंडीशन कैसे होगी? थ्रू द माइंडफुलनेस, थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द फिजिकल वर्कआउट। थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट और हमारी योगा पद्धति, दैट इज योगा जो है वो हमें बहुत जल्दी रिलैक्स मोड में लेके जाता है। तो इसके लिए हमें ट्राई करना है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी मस्ट है। हम और इसके साथ-साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपनी रूटीन को एक स्ट्रक्चर में लाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर में कैसे लाएँगे? फिक्स्ड रूटीन बनाना ज़रूरी है, फिक्स्ड टाइम टेबल रखना ज़रूरी है और हमें फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे हमें मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा की तरफ जाना है। अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी माइंड जो है, हमारी बॉडी धीरे-धीरे पैरासिम्पैथेटिक मोड पे, दैट इज द रिलैक्स मोड पे फिर से वापस आएगी। इसी तरह से और दूसरा कंडीशन है दैट इज मैनेजिंग योर एनवायरनमेंट। मैनेजिंग योर एनवायरनमेंट में क्या आता है? मीडिया, मीडिया, सोशल साइट्स, ये सभी चीजें हम इसमें रखते हैं क्योंकि मीडिया हमें कंटिन्यूअसली थ्रेट की कंडीशन से बाहर नहीं आने देता। हमेशा हमें एक रॉन्ग मैसेज, हमेशा बैड न्यूज को ही सर्कुलेशन करते हैं मीडिया में ज्यादा। उसके कारण हम थ्रेट कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मीडिया को, हम न्यूज ऑफ कोविड और ये जितने भी सोशल साइट्स पे जो मैसेजेस आते हैं बहुत ही थ्रेटनिंग टाइप के मैसेज, उनको हम थोड़ा बजट कर सकते हैं। वी नीड टू बजट द मीडिया। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, मीडिया में आप और कुछ अच्छा देख सकते हैं। यू कैन वॉच सम सॉन्ग्स, यू कैन वॉच सम गुड सीरीज और कुछ अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। कुछ डिस्कवरी चैनल पे जाके कुछ अच्छा देख सकते हैं और जोग्राफिकल चैनल हैं बहुत सारे। तो हम कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हमें इस थ्रेट कंडीशन के बाहर लेके जाए। और बजट करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए बजट नहीं करेंगे अगर हम, तो हमें ये एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम रिवॉर्ड। हम हमेशा ये इस नज़र से न्यूज़ को सुनते हैं कि शायद कुछ वैक्सीनेशन आ जाए, कुछ कम हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ जैसे पहले जैसा सब कुछ हो जाए, नॉर्मलाइज़ हो जाए। लेकिन मीडिया इज़ यूजिंग आवर ब्रेन्स, दे आर गिविंग अस बैड न्यूज़, negative news, always negativity. They circulate negativity in the environment, and this negativity is creating the fight and flight mode. ये हमें जागरूक कर रही है, केवल फ्लाइट एंड फाइट मोड के लिए है, हमें कुछ रिलैक्स कंडीशन पे नहीं लेके जा रही है। तो वी नीड टू बजट द मीडिया न्यूज एंड हम ये भी काम कर सकते हैं कि सोने से कम 2 घंटे पहले हम न्यूज का बिल्कुल नहीं सुने। उससे अच्छा है कि हम एक सोशल कनेक्टिविटी रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों की बात करें, अपने छोटे भाई बहनों से बात करें या हम अपने एल्डर्स जो हमारे ग्रैनीज हैं उनके साथ बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके साथ उनको कनेक्ट करवाएं। इस तरह से जब हम कनेक्शन डेवलप करेंगे तो हमें एक पीसफुल नाइट स्लीप भी होगा और हमारा माइंड भी रिलैक्स मोड में धीरे-धीरे जाएगा। तो वी नीड टू काउंटर बैलेंस द न्यूज़ वॉचिंग with the liberal dose of social connectivity and the emotional mind. इमोशनल माइंड से हमें सोशल कनेक्टिविटी डेवलप करनी है और अपने हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान जरूर रखना है क्योंकि अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो ऐसे बहुत से हार्मोन्स डेवलप होंगे बॉडी में, बनेंगे जो हमें और स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाएंगे। जैसे फास्ट फूड हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इनहेंस करता है, तो स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है with good and liberal dose of social connectivity with the emotional mind. That is much required thing nowadays. How we can reconnect with the loved ones. हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन कनेक्ट विद देम, वीडियो चैट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। सोशली टुगेदर, फिजिकली अपार्ट। वी आर सोशली कनेक्टेड बट फिजिकल अपार्ट ही तो रखना है हमें। एक फिजिकल कांटेक्ट से बात नहीं करनी है। थ्रू मीडिया, थ्रू डिजिटल थिंग्स वी कैन कनेक्ट विद द पीपल थ्रू द वीडियो चैट, थ्रू द स्काइप। बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिससे हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी को हेलो भी अगर लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, डोंट यूज द इमोजीज,
try to write the whole line that I am fine and how you are and how's everybody at the home. तो इस तरह से हम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करने से हमारा अंदर से जो हमारी कनेक्टिविटी है एक इमोशनल बेंड आएगा और दूसरे व्यक्ति को भी हमारा एक इमोशनैलिटी के बारे में पता चलेगा कि दैट पर्सन इज सो मच कंसर्न फॉर अबाउट मी। तो स्पेंड टाइम विद द स्पिरिचुअलिटी, हमारे रिलीजन्स जो है हमें बहुत अच्छी से इस चीज की शिक्षा देते हैं, तो हम अपना थोड़ा समय गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। वी कैन डू द थिंग्स विच वी लाइक टू डू और हम अपने समय के कमी के कारण उनको परस्यू नहीं कर पाए। वी कैन डू द सिंगिंग, वी कैन डू द डांसिंग, वी कैन डू सम ड्राइंग, पेंटिंग and making some creative crafts. All these things we can do, and in this way we can regain ourselves. हम अपने सेल्फ को फिर से रीवायर करके, माइंड को फिर से रीवायर करके वी कैन बी इन द पैरासिम्पैथेटिक मोड, दैट इज द रिलैक्स मोड, एंड नीड टू रीस्टार्ट अगेन। कर सकते हैं ना इसको, हम सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सेल्फ मोटिवेशन मोड डेवलप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोलेशन को हमें एक नेगेटिव फॉर्म में यूज नहीं करना है। आइसोलेशन का मतलब वी आर डूइंग सो मच थिंग्स, हम बहुत कुछ कर रहे हैं आइसोलेट होके, क्योंकि हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से बचा रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी सेवा है। और कहा जाए कि हम अपने डॉक्टर्स को सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे उतना ये डिजीज स्प्रेड होगा। और हम अपने कोरोना वॉरियर्स को, जो हमारे पुलिस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके प्रति हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनसे हेट नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस मीडिया में दिखते हैं कि डॉक्टर्स को उनके फ्लैट से बाहर कर दिया गया, उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया। They are doing for us. They are sacrificing their time and their life for the corona patients. And how you can do such kind of things with those doctors? We need to show the gratitude. हम उनकी help कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनको एक रिगार्ड दे सकते हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ ग्रोसरी लाके उनके गेट पे रख सकते हैं। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड वी नीड टू शो द ग्रेटिट्यूड। जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड जब तक हम शो नहीं करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप नहीं होंगे। तो वी हैव टू डू दिस एंड इमोशनल हग वी कैन डू दैट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोविड के बाद, कोविड के समय में, that we need to learn is the resilience. Resilience is the outmost condition of the personality. इसको हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी का सबसे अपर को हाईएस्ट पॉइंट है कि resilience मतलब बाउंस बैक। कोई कंडीशन खराब आई है, उसके बाद हम फिर से अपने आप को रिगेन कर रहे हैं, उस कंडीशन पे ला रहे हैं जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ। जैसे कि लॉकडाउन ओपन हुआ है और लोग बाहर निकल रहे हैं, जॉब्स के लिए जा रहे हैं, वी ऑल आर डूइंग दैट थिंग, बट वी शुड हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग इन अस कि हमें, ये हमारी पाथ ऑफ रिकवरी है और हमें इसको एक अनग्रांटेड फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्ट दे कर रही है, WHO की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। एंड डोंट रिलाई ऑन द फेक न्यूज, फेक मीडिया प्रोपोगेंडास एंड जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसको हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वो हमें एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेके जाएगा। और लॉन्ग टाइम तक अगर हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे तो हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा और हम डिप्रेशन, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। तो वी नीड टू काउंटर दैट एंड वी कैन डू दैट। इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग, वी कैन डू दैट। अगर ऐसा है कभी हम कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और हम उस कंडीशन को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारा भी सेंटर है, तो उसमें आप आके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। वी आर इन लखनऊ, तो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू इंटरनेट ऑल्सो। तो रेजिलियंस को अपने अंदर फीलिंग को लाना है। दिस इज द, हम कहते हैं ना, सुप्रीम क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फिर से लाइफ को जीने की तैयारी करना आफ्टर कोविड, दैट इज मच रिक्वायर्ड थिंग एंड दिस इज अबाउट माय एक्सप्लोर कैनवस। This is about me and these are the services we provide to the people regarding that personality development and all these things.
And these are the numbers you can save if you want to connect with us. Thank you. ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने अच्छे टॉपिक पर आज ये जो हम सभी लोगों को जो एनलाइटन किया है, ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो इस समय का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो विषय है, जिस पर हम सभी लोगों को जो है वो जानकारी होना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स जो है वो लाइव बॉक्स में मैं देख रहा था। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। मैं Hello. They can ask some questions if they want to ask me something. डिस्कस करेंगे। तो ये जी, लाइव चैट से जो क्वेश्चंस मैडम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हाँ सर, आराम लीना बहुत मैम? अच्छे से आपकी आवाज़ आ रही है। जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। लीना मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, 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 बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं आपकी आवाज़। हेलो? बताएँ। हाँ सर, हेलो सर, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज़। हाँ, ओके, ओके। सो हुँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का, उन्होंने लिखा है कि हाउ टू वर्क प्रोडक्टिवली विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड। तो ये क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा-सा अपने जो विचार है उसको रखें। अ ये कौन-सा क्वेश्चन है? कैन प्लीज़ ये रिपीट द क्वेश्चन आई वांट uh, how to work productively without being stressed or depressed, like कई बार ऐसा होता है ना कि काम ज्यादा आ जाने पर जो है वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतना सारा काम कैसे हम इतनी जल्दी कर पाएंगे। तो वो जी, वो जी। कैसे टेक्निक अडॉप्ट की जाए कि काम कितना भी आ जाए और उसको हंसते हंसते जो है वो काम को निपटा दिया जाए। जी, सर एक्चुअली इसके अंदर इस बात का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि वी नीड अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो हम स्ट्रेस को काउंटर कैसे करते हैं। छोटे-छोटे स्ट्रेस के साथ हम अपनी लाइफ को मिज़रेबल नहीं बना सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जो मैंने बताया कि रीवायर करना ब्रेन को। अगर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो यू कैन गो टू द माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंड यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर इन द लाइफ। यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड ये सारी कंडीशंस की प्रैक्टिस करते-करते धीरे-धीरे एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आई कैन मैनेज एवरीथिंग। एंड स्ट्रेस को एक्चुअली डोंट कीप द स्ट्रेस इन द माइंड, उसको अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है लाइफ में, जब भी कभी स्ट्रेस आए तो अपने आप को एक रिलैक्स मोड में लेके जाना बहुत जरूरी है कि ओके आई विल। जब अगर आपने अपना फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर दिया तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस प्रॉब्लम का। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड को ऑन नहीं होने देना है, उससे पहले बॉडी को रिलैक्स रखना है। ओके, द स्ट्रेसफुल कंडीशंस तो लाइफ का पार्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ जो हमारे रोज के टाइम टेबल में इन्वॉल्व है। और हम अपने रूटीन जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे ऑफिस जाना है और मैं आधा घंटा पहले तैयार हो रही हूँ और सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा पहले उठना है और सारे रूटीन को ठीक से चेक करके प्रॉपरली मैनेज करना है, जिससे कि मैं टाइमली ऑफिस के लिए निकल सकूं। और लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं और रास्ते में फिर किसी के साथ कोई बहुत अच्छी सी वार्ता भी हो जाती है। कभी-कभी किसी ने अगर गाड़ी के आगे आ गए तो यू आर वेरी स्ट्रेस्ड एंड यू आर गिविंग द रिएक्शन टू दैट अननोन पर्सन जिसका कोई मतलब भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं विदाउट इट इट नीड्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट इज़ मच रिक्वायर्ड। होप आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। हाँ, जी मैडम, एक और क्वेश्चन है किसी का, कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेसिकली जो है वो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ दैट एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस? हाँ, ये देखिए सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बहुत अच्छा सा बेसिक डिफरेंस समझने के लिए आप समझिए। सेल्फ एस्टीम एक इंटरनल कंडीशन है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आउटसाइड एक्सटर्नल कंडीशन। मीन्स सेल्फ एस्टीम हम अपने आप को अपने नजर में कैसा समझते हैं, मुझ में क्या कैपेबिलिटीज हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करती हूँ, जो भी कंडीशन है। मतलब सेल्फ एस्टीम का मतलब हाउ आई लुक माई सेल्फ। और इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल थिंग जो हम अपने अंदर से महसूस करते हैं कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव सेल्फ एस्टीम, यू कैन शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। हम कैसे वॉक करते हैं,
हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, हम किसी के साथ कैसे प्रेज़ेंट करते हैं खुद को, हम अपने आप को कैसे दूसरों के साथ सोशली कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आपने देखा होगा कि कितने सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल थिंग जो दुनिया देखती है। और सेल्फ एस्टीम क्या है? जो हम खुद अपने अंदर महसूस करते हैं। दैट इज़ द थिंग। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्सेप्ट्स। धन्यवाद मैडम। ओके। एक किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं जस्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। किसी ने जी। यहाँ पर लिखा है कि उनके कोई रिलेटिव हैं और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन, फ़ोन पर भी बात नहीं करते, वैसे भी बात नहीं करते, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते, एंड बस अकेले जो रहना है उनको, वो अकेले रहना जो है, वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो उनको कैसे, इससे कैसे जो है वो ओवरकम हम कर सकते हैं? देखिए, अगर वो ऐसे कंडीशन में है तो माइट बी, मैं तो नहीं प्रे गॉड से प्रे करूँगी कि वो ऐसी कंडीशन में ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। तो डिप्रेशन की कंडीशन को कोई व्यक्ति खुद सॉल्व नहीं कर सकता, खुद काउंटर नहीं कर सकता। ही और शी नीड्स सम काइंड ऑफ हेल्प। इसमें हमको किसी काउंसलर को, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो बहुत एज के हैं तो मे बी उनको एक ओल्ड एज का डिप्रेशन होता है कि उनको ऐसा लगता है कि दे आर वर्थलेस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक। और मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर लाइफ एंड हम ये डेवलप क्यों होता है कि कभी-कभी हम अननोइंगली, अनइंटेंशनली उनको हम ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मे बी वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट हम उनके पूरी तरह से हम उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर धीरे-धीरे ये कंडीशन डेवलप होती है कि व्यक्ति अपने आप को कंसोलिडेट कर लेता है। वो बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे उनको एक साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए और काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलर से मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करेगा कि दैट पर्सन नीड्स अ मेडिकेशन और इट कैन बी सॉल्व्ड विद थ्रू द डिफरेंट थेरेपीज़। दैट इज़ सीबीटी एंड डिफरेंट थेरेपीज़ से वो ठीक हो सकते हैं विदाउट मेडिसिन और दैट पर्सन नीड मोर मेडिसिन अलोंग विद दैट। ओके। मैम एक क्वेश्चन और है, ये कि अगर किसी को क्रोनिक डिप्रेशन है, जी। डिप्रेशन बहुत समय से वो डिप्रेशन में रह रहा है और वो क्रोनिक हो गया है, तो क्या जी। उसे काउंसलिंग से ही ठीक किया जा सकता है, उसके लिए फिर मेडिकेशन में हमको जाना पड़ेगा? देखिए, पहले काउंसलर के पास, मैं समझती हूँ कि काउंसलर के पास, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि बिना मेडिसिन के कोई व्यक्ति ठीक हो जाए, क्योंकि मेडिसिन के कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं। नो डाउट अगर कुछ ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जहाँ मेडिकेशन के बिना नहीं हो रहा है, तो वहाँ तो मेडिकेशन की ज़रूरत है ही। तो दे कैन कंसल्ट अ काउंसलर। आफ्टरवर्ड दे कैन, अगर काउंसलर को लगता है कि दैट पर्सन नीड सम मेडिकेशन, तो वो दे कैन रेफर टू द साइकियाट्रिस्ट आल्सो। और फिर मेडिकेशन भी लेना पड़ सकता है व्यक्ति। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आंसर सेशन चालू रहेगा तो लगभग 1 घंटे का समय हमको जो है और देना पड़ेगा। मैं अपने सभी व्यूअर्स से क्षमा चाहते हुए कहना चाहूँगा कि समय की कमी है हमारे पास, और बहुत ही जल्द हम एक बार फिर से कुछ ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर एक और वेबिनार जो है वो आयोजित करेंगे, और उस वेबिनार में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आपके हम ले सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और है जो नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो आजकल हैं, बच्चे जी, एक तो बहुत शैतान होते हैं, शैतान इन द सेंस नटखट कह लीजिए, नटखट होते हैं। वो बच्चे घर में किसी की सुनते ही नहीं हैं। ऐसे बिल्कुल। बच्चों को कैसे डील किया जाए, ये थोड़ा-सा जो है अ, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिसके बारे में आप थोड़ा-सा अगर एनलाइटन करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। जी, हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो बच्चों से परेशान हैं। और मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं एक बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि जो एनिमल वर्ल्ड होता है ना, एनिमल वर्ल्ड में लीडर कौन होता है? लीडर वह व्यक्ति होता है जो काम होता है और असर्टिव होता है। बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स उसको लीडर इसीलिए मानते हैं कि दैट पर्सन इज़ काम एंड दैट पर्सन इज़ असर्टिव। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को काम एंड असर्टिव होना पड़ेगा। बच्चों की बात सुननी होगी। आप ये बात सोच के तो देखिए कि वो बच्चे जो हैं वो फुल ऑफ एनर्जी हैं और उनको 3 मंथ से आपने घर में लॉक किया हुआ है।
उनका मेंटल लेवल, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी दैट इज ब्लॉक्ड, एंड व्हाट दे विल डू, कुछ ना कुछ तो वो घर में करेंगे ही ना। तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें? आफ्टर ऑल दे आर किड्स, दे आर चिल्ड्रन, और वो कनेक्टिविटी उनको हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को एक प्रॉपर कनेक्टिविटी देनी है। और आप नॉर्मल से, मैं इसको एनालाइज नहीं कर रही हूँ या मैं किसी के साथ लिंक नहीं कर रही हूँ। आप घर में एक पेट को देख लीजिए। अगर आपके घर में एक छोटा सा पेट है, वो आपके पास आपके गोद में आके तब बैठेगा जब आप शांत होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे। जब आप गुस्से में होंगे वो आपसे दूर जाएगा। तो ये बात मान के चलिए कि हम पेरेंट्स को भी ये फॉर्मूला अपनाना है। वी नीड टू बी वेरी काम, वी नीड टू बी वेरी असर्टिव। तभी बच्चे हमारी बात को सुनेंगे, तभी वो आपके इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे। अगर आप काम नहीं है, खुद ही इतने अग्रेसिव हैं, खुद ही इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, बार-बार उनको बात करने का आपका जो टोन है दैट इज़ बहुत हाई नोट पे है, तो फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएँगे। तो ये दोनों कंडीशन है, एक तरह का ये आइसोलेशन है, एक तो बच्चों के साथ और कुछ लोगों का विदाउट एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो दिस, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी ओके। और भी कई सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। कुछ लोगों का ये भी जो है आपसे अनुरोध है कि जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो दे दें। मैं उनसे जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे बताना चाहूँगा, मैडम का शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है और ऐसी सिचुएशन में उनके लिए संभव नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे इस तरीके के जो क्वेश्चन्स हैं आपको जवाब दे सकें। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे भी पूछे गए हैं जिन क्वेश्चंस के जवाब ऑलरेडी है। लेक्चर में जो दे दिए दिया, जा चुके हैं, वो ऑलरेडी दिए जाते क्लियर हो गया है, हाँ, जिन लोगों ने देखा होगा। ये जी, यूट्यूब पे चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग है, तो ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगी, सेम लिंक रहेगा, आप जब चाहें तब इसको वापस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जी। अ, कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर इस तरीके के जो हमारे जो करंट जो टॉपिक हैं, जो चैलेंजेज़ हैं हमारे सामने बच्चों को लेकर के, क्योंकि मोस्टली मुझे लग रहा है हमारे साथ शिक्षक साथी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सभी शिक्षक साथियों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को लेकर के रहती है, क्योंकि एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड के बिहेवियर वाले बच्चे होते हैं। तो सबके लिए कुछ ऐसा हम प्लान करेंगे कि इन फ्यूचर जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग भी सजेस्ट करेंगे, कुछ टॉपिक्स जो अभी आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा उसमें एक लास्ट में आपका सजेशन मांगा गया है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर आप चाहते हैं कि एक इस तरीके का एक वेबिनार और हो, तो आप अपना टॉपिक वो दे सकते हैं। कुछ टॉपिक हम सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें से भी आप टिक आउट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे जो है वो वेबिनार होना जो है ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल इस तरीके के वेबिनार को हम और कंडक्ट कर सकें। एक बार पुनः मैं आई वांट टू सभी ऐड समथिंग। सबसे या इम्पोर्टेंट थिंग हमें ये याद रखना है कि व्हेन वी हैव टू बी स्टे कनेक्टेड व्हेन इमोशंस रन हाई। दैट इज द थिंग। जब भी हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो, तो वी नीड टू कनेक्ट विद द केयरर्स। हमारे जो जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि माँ बहुत उदास होते हैं तो बच्चे माँ को याद करते हैं सबसे पहले, माँ के पास ही जाते हैं सबसे पहले जब परेशान होते हैं। तो वी नीड टू बी कनेक्टेड व्हेन द आवर इमोशंस आर एट हाई लेवल। तो कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी जितनी बना सकते हैं उतनी बनाएं। अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, और बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करिए। एक स्लीप पैटर्न और एक अपना जो क्लॉक है बॉडी की उसको प्रॉपर रखिए। और मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। इनको हम अपनी लाइफ में इनकलकेट करके वी कैन create a mental balance, and that is the mental well, and in this way we can give so much things, so many things, and we can be productive for the society too. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, तो अगर बहुत ही ऐसी क्वेरीज हैं जो सीरियस हमें लगेंगे, हम उनका जवाब जरूर देंगे। और आप हमारे नंबर भी आपको हमारे नंबर्स भी मिलेंगे। आप हमारे सेंटर पे आके भी कनेक्ट हो सकते हैं। और हम लोग सेंट्रल लोकेटेड इन द हजरतगंज, यू कैन कनेक्ट विद अस। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप डिप्रेशन के सर्कल में पहुंच चुके हैं, तो आप उसको अकेले काउंटर नहीं कर पाएंगे। यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर अर्शद, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सच अ सिनर्जी ग्रुप, दैट आई कैन से दैट इतने सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद देम।
to be connect with them, and in future maybe we'll conduct some more sessions related to that. And there are so many issues we need to talk, और बात करना बहुत जरूरी है, बातचीत जरूर करिए। कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अपनी बात को कन्वे जरूर कीजिए। अपनी कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है, किसी व्यक्ति को ढूंढ के बताने की कोशिश जरूर करें। खुद सफर ना करें, अकेले सफर ना करें। थैंक यू एंड एक हाँ एक सर। टैगलाइन भी है मैडम, टैगलाइन भी है, एयरटेल ने अपने एडवर्टाइजमेंट में दी थी, बात करने से बात बनती है। यस तो सर, जब आप बातचीत बात करेंगे तो बात कहीं न कहीं बात बनेगी। और एक क्वेश्चन मैं जाते-जाते एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर और करूँगा, जी। जो एक आजकल जो कॉमन है, लाइक कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, और तो ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो ज़रूर कुछ न कुछ पोकिंग करते हैं, कि नहीं क्या है, दिखा रहा है, ऐसा-वैसा। और ऐसे में क्या होता है, इस तरीके के कमेंट सुन करके जो काम करने वाला है, उसको कहीं न कहीं वो चीज़ लगती है कि क्या मतलब क्या है ये? तो उस सिचुएशन को कैसे हम अवॉइड करें, और कैसे हम अपने काम पे फ़ोकस करें कि उस पर्सन की बातों को हम अपने तक आने ही ना दें? देखिए सर, 2 बातें हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं। कहीं-कहीं पे हम कहीं पे कुछ गलत भी कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे अपने आप को करेक्शन करने का एक मौका मिलता है, कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, तो हो सकता है कि कभी-कभी हम भी गलत होते हैं। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कि अपने को चेक करना है, सेल्फ चेक करना है कि मुझ में कुछ ज़्यादा एरोगेंस तो नहीं आ गया है। मैं कुछ लोगों से दूर तो नहीं हो गया हूँ। कुछ सोशल कनेक्टिविटी तो नहीं मेरी हो गई, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर तो नहीं लिया है, या मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ओवर तो नहीं हो गया है। तो ये पहले खुद को सेल्फ को चेक करना है। और दूसरी बात, जब भी कभी ऐसे कोई कमेंट्स हमें लाइफ में मिलते हैं, वी टेक इट एज़ अ मोटिवेशन, दैट वी कॉल्ड एज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन। एक नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है, वो हमें और मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो टेक इट एज़ अ पॉजिटिव। एंड ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत समय तक इसी तरह की कंडीशन को डेवलप करते रहेंगे, तो जो बोलने वाले हैं, जो आपको क्रिटिक्स हैं आपके, दे विल एक्सेप्ट यू इन द लेटर स्टेज। और मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत अच्छे से इसको डील किया है, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने इसको एक्सेप्ट एज अ पॉजिटिव किया, उससे मेरी पर्सनैलिटी में भी और निखार आता है। तो डोंट बी बिल्कुल, बिल्कुल। नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और खुद को चेक करिए, सेल्फ चेक करना भी ज़रूरी होता है कहीं-कहीं पे। क्रिटिक्स जो है वो फ़ायदा ही देते हैं कभी-कभी हमें। बिल्कुल सही बात है आपकी। और क्रिटिसिज़्म तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है हिंदी का है, निंदक नियरे राखिए, यस, आँगन कुटी यस, छवाए। तो यस, जब तक यस। निंदा करने वाले लोग पास में नहीं होंगे, तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। और वो भी उनसे ही नहीं पता होगा, चलता और है। अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करके रखिए। सेल्फ दैट इज़ एस्टीम को आल्सो मेंटेन रिक्वायर्ड। सेल्फ एस्टीम अगर आप में होगी तो आपको क्रिटिक्स परेशान नहीं कर सकते हैं। नहीं कर दैट इज़ सकते, मच। बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सही बात है। चलिए, थैंक चलिए यू। एक बार पुनः मैं सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूँ। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी ग्रुप में जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। हमारे पास सऊदी अरबिया से, यमन से, कुवैत से, नेपाल से, चाइना से, अबू धाबी यूएई से, अ, अब्रॉड से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आई जो है एम सो ब्लेस्ड। आई एम रजिस्टर फीलिंग किए सो इस ब्लेस्ड। प्लेटफ़ॉर्म में। और इंडिया के तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से लोगों ने कनेक्ट किया ही। और इस समय भी 506 लोग, 506 पर्सन आर ऑन लाइव लाइक इंटरेक्शन। तो मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं हमारे पास व्हाट्सएप के, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। उन सभी ग्रुप्स में फीडबैक लिंक अभी आपको भेजे जाएँगे। 2 दिन फीडबैक लिंक ओपन रहेंगे। 2 दिन में सभी से अनुरोध है, कृपया फीडबैक लिंक ज़रूर भर दें, क्योंकि फीडबैक लिंक आने के बाद, फीडबैक फॉर्म कंप्लीट होने के बाद सर्टिफ़िकेशन का काम शुरू होगा, और सर्टिफ़िकेट भी आपको सभी को दिए जाएँगे। जो लोग भी फीडबैक जो है भर देंगे, उन सभी लोगों को कोशिश की जाएगी कि सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कराए जाएँ। फीडबैक फॉर्म में 8 क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़, जो कि आज के प्रेज़ेंटेशन से संबंधित हैं। कोशिश करें कि उसका सही-सही उत्तर दें। इससे हमको ये पता चलेगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, और कहाँ पर हमारी तरफ से क्या
कोई कमी रह जा रही है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। भविष्य में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वेबिनार के साथ जो है वो हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारी आज की स्पीकर मैडम लीना विज जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से और केवल ये नहीं होता कि 1 घंटे का लेक्चर है तो केवल 1 घंटे के लिए मैडम आई हैं, उससे पहले बहुत सारे ट्रायल हमको करने पड़ते हैं अ, जिससे कि लाइव स्ट्रीमिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तो वो बार-बार छोटे-छोटे टुकड़ों में मैडम से समय मिला और उसमें हम लोगों ने ट्रायल किया। तो एक बार पुनः सभी व्यूअर्स की ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से वन थैंक मार्क यू। सॉल्यूशंस की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम और अर्शद जी आपके आपको बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस सेशन को करने के लिए गाइड किया एंड यू हैव सो मच पेशेंस because I was very new to this kind of this kind of presentation and thank you for your patience also and thanks for giving me this kind of opportunity. और हम भविष्य में भी आपका कोऑपरेशन इसी तरह चाहेंगे। फीडबैक फॉर्म मैंने लाइव चैट में पोस्ट कर दिया है, जो लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से लिंक क्लिक करके फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं और साथ में ये फीडबैक फॉर्म आपको ग्रुप्स में भी अवेलेबल होंगे। सभी से एक बार पुनः अनुरोध है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लें क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप रहेगा जहाँ हम बल्क में लोगों के साथ जुड़ पाएँगे। सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लें और जो हमारा जो ये जो चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने जो है वो लाइव चैट बॉक्स में पेस्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें। सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत थैंक यू।